हेलो हेलो बेटा, आई एम ऑडिबल? हाँ बेटा, सुन पा रहे हो क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। आज कैमरे का अगेन फिर से इशू हो गया है यार। अब कई बार लॉग आउट करने के बाद अगेन लॉग नहीं हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एक मिनट इसको ही बंद कर दूँ। तो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अगेन गुड आफ्टरनून बेटा, नमस्ते। तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीक से हम 12th स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमारा 12th का स्टार्ट हो रहा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन लेक्चर नंबर 1। ठीक है, कोशिश करूंगा मेरा पहला जो लेक्चर होगा वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होगा। ठीक है, सेकेंड वाले लेक्चर के अंदर मैं फीमेल वाला पार्ट, ठीक है, लगभग लगभग खत्म करूंगा। ठीक है, थर्ड वाले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, मींस स्पर्मेटोजेनेसिस। और फोर्थ वाले लेक्चर के अंदर हम गैमीटोजेनेसिस मतलब एंड कर देंगे, मतलब oogenesis एंड कर देंगे इंक्लूडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, और फिफ्थ लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, जिसके अंदर पार्चुरेशन इंक्लूड होगा। ओके, तो इस तरीके से 6 लेक्चर के अंदर हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा। ओके, टेलीग्राम वाले टेस्ट में तुम्हारा सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत था, ज्वेल का। ठीक है, तो मैं तो भूल ही गया। ठीक है, कल 2 टेस्ट थे आपके, मतलब एक तो मेन टेस्ट था आपका जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी था। पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई है। ठीक है, पर टेंशन मत लेना, वो सबके लिए हाई है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी में ये कोशिश किया करो। आज शाम को रिजल्ट आ जाएगा, कल मैं रिजल्ट डिस्प्ले पे भी लेकर के आऊंगा। ठीक है, कुछ बच्चों ने अपना जो टेस्ट के बाद रिजल्ट आता है वो शेयर भी किया है, उसको मैच भी करेंगे कि वाकई में मैच होता है या नहीं होता। ठीक है, हाँ, तो वो भी मैं एक बार चेक करूंगा। ओके, तो लगभग सारे बच्चों का ठीक गया है। 45 क्वेश्चन में से 44 क्वेश्चन राइट हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये तो सही तैयारी है, इसका मतलब रिवीजन परफेक्ट है आपका। ठीक है, तो आज से मैंने आपसे कहा था मंडे है, तो आज हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का रिवीजन चालू हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, लगभग 3 दिन आपको एक्सक्रीटरी के लिए मिल रहे हो, 3 दिन आपको लोकोमोशन के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, लोकोमोशन के लिए 3 दिन ज्यादा ही हैं। ठीक है, 2 दिन भी रखो तो भी चलेगा, क्योंकि एक दिन में मसल्स कर सकते हो, एक दिन में बोन कर सकते हो आप। ठीक है, तो टोटल आपको इन 6 दिन के अंदर ये 2 चैप्टर एकदम मुट्ठी में, एकदम ब्रेन में सेट कर लेने हैं। ठीक है, चलो वो पैरेलल हमारा चलता रहेगा। तो अगले वीक हम ह्यूमन फिजियो एंड कर लेंगे, लगभग लगभग क्या कर ही लेंगे एंड। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट वीक ह्यूमन फिजियो का रिवीजन एंड हो जाएगा, और फिर मैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बायोमोलिक्यूल और, ठीक है, एनिमल किंगडम का रिवीजन कराऊंगा। देन अगेन 12th तो हमारी चल ही रही है। ठीक है, हाँ, तो आज का टारगेट देख लो। आज का टारगेट होगा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले मैं बहुत बेसिक बातें बताऊंगा आपको कि आपको पढ़ना क्या है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर, जैसे अभी हेडिंग दिखाई दी, आज का टारगेट भी समझा दिया मैंने क्या है। तो सबसे पहला टारगेट होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, मैंने कहा भी था इस चैप्टर के स्टार्ट करते करते आपके अंदर मैच्योरिटी आ जानी चाहिए। ठीक है, ओके, आ चुकी है मैच्योरिटी या नहीं? अच्छा, आज का रिवीजन टारगेट डन, बहुत सही। आप बताओ मैच्योरिटी आ चुकी है या नहीं? मैच्योर नहीं हुए हो ना अभी तक? ठीक है, तो फिर तो समझ रहे हो ना, हाँ, फिर तो डंडा चलेगा, ढंग से ठुकाई होगी। तुम सामने नहीं हो, सामने होते तो तुम हिम्मत भी नहीं कर पाते बोलने की। हाँ, ड्रॉपर वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सुपर मैच्योर है। ठीक है, ड्रॉपर्स के लिए नहीं बोल रहा मैं, जो बच्चे वैसे 11th 12th वाले हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और पैरेलली हम फीमेल वाला पार्ट भी करने वाले हैं।
तो 2 लेक्चर तो हमारे मेल और फीमेल में जाएंगे, 2 से 2.5 लेक्चर, 2 तो नहीं 2.5 लेक्चर जाएगा, ठीक है, मेल एंड फीमेल में। अच्छा, मेल में आप क्या पढ़ने वाले हो उसके साथ में? यहाँ पढ़ने वाले हो आप गैमेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ क्या पढ़ने वाले हो? oogenesis। इसके अंदर 2 लेक्चर जाएंगे आपके, ठीक है। और स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म मेल गैमीट बनते हैं, ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, इसका पूरा डिटेल स्ट्रक्चर वगैरह हम पढ़ने वाले हैं। oogenesis के अंदर हम ओवा का फॉर्मेशन कराएंगे, इसका हम डिटेल स्ट्रक्चर वगैरह सब डिटेल पढ़ने वाले हैं। देन फाइनली हम पढ़ने वाले हैं पूरा मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, कंप्लीट फर्टिलाइजेशन, यानी किस तरीके से स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज करता है, फर्टिलाइजेशन। ये टारगेट है हमारे इस पूरे चैप्टर के। फर्टिलाइजेशन के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फिर हमें समझना है कि जाइगोट एक्चुअल में बनता कैसे है, वो डिप्लॉयड सेल बनती कैसे है। ये अपना ही बहुत मतलब गजब मैकेनिज्म है इसका, समझे, ठीक है। इसका अपना ही एक अल्टीमेट मैकेनिज्म है, तो उसको समझाऊंगा मैं, ठीक है। यहीं पर ही हम बात करेंगे फैटर्नल ट्विंस, ठीक है, यस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, सियामेज ट्विंस, नीट में साल भी क्वेश्चन आया था। तो ये वाला पार्ट हम यहाँ कवर करेंगे, जाइगोट बनने तक का मैकेनिज्म जो है, ठीक है, जाइगोट से लेकर के जो आगे की प्रोसेस है उस बीच में ये मैकेनिज्म होती है, जब कह सकते हो कि ब्लास्टुला से गैस्टुलेशन होता है ना, उस समय, यानी इसके आगे की मैकेनिज्म है। तो अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। यहां यहां मैकेनिज्म होगी। फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, समझ रहे हो? मरुला, मरुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ये वो स्ट्रक्चर है जिसका इम्प्लांटेशन होता है, मतलब इसके बनते ही ये बिल्कुल राई के दाने के बराबर, सरसों के दाने के बराबर होता है, यूट्रस की वॉल से चिपक जाता है और वहां से फिर प्लेसेंटा बनता है, यानी वो कनेक्शन बनता है जो उस एम्ब्रियो को मदर से जोड़ने का काम करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। यानी इसके बाद क्या होगा? इसका होगा इम्प्लांटेशन, फिर हम पूरा मैकेनिज्म ऑफ इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे। इम्प्लांटेशन किस तरीके से ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन वॉल से चिपक जाता है, इसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं, ठीक है। बहुत बेहतरीन मैकेनिज्म है, इसको अच्छी तरीके से समझना है आपको, ठीक है। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है भाई? इम्प्लांट होते ही एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी जैसे ही वो छोटा सा राई के दाने के बराबर एम्ब्रियो मदर की वॉल से चिपकता है, बीच में कनेक्शन बनता है प्लेसेंटा, ठीक है। बस अब इसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चालू होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो पूरा एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लगभग 5 लेक्चर हमारे यहाँ इतने पूरे पार्ट में लग जाएंगे, 5 लेक्चर, ठीक है। ये पूरा पार्ट 5 लेक्चर को कवर करेगा। फिर रिमेनिंग लेक्चर के अंदर हम ये कोशिश करेंगे 1 से 2 लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो वहां तो मैंने एक्स्ट्रा ज्यादा लेक्चर लिख रखे हैं, पर ये टोटल चैप्टर आपका हार्डली 6 से 7 लेक्चर के अंदर बहुत परफेक्टली हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बहुत आराम से समझने की कोशिश करना, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता रहा हूँ। फिर एम्ब्रियोजेनेसिस जब हो जाएगी, ठीक है, फिर क्या होगा भाई? एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, और 9 मंथ का पीरियड होता है जिसमें पूरा प्रॉपर एम्ब्रियो डेवलप होता है, इसको जेस्ट्रेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा हम पढ़ेंगे इसका। और फिर पढ़ेंगे पार्चुरेशन, इसके बाद हमारा नंबर किसका आएगा? पार्चुरेशन, बच्चा बाहर जब आता है, पार्चुरेशन, बर्थ, इसको लिख लो, ये पूरा हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लगभग 5 लेक्चर इधर, और इतने मैकेनिज्म के अंदर आपके 2 से 3 लेक्चर लग जाएंगे, ठीक है। हाँ, 7 से 8 लेक्चर में आपका ये पूरा मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक नोट करो फटाफट।
नोट करो उसको। कूल सही नहीं हो रहा बस। हो गया? हाँ, लास्ट में ये होगा, ठीक है, पार्चुरेशन। नोट कर लो उसको फटाफट। आज नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है। तो ये हमें टोटल पढ़ना है, सामने आपके क्या लिखा है जो हमें पढ़ना है। नोटेड 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 नोटेड। हाँ बेटा, इसको नोट करना है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमंस। तो ह्यूमन में दो टाइप के सेक्स ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं, किसके बेस पर आप प्राइमरी सेकेंडरी में डिवाइड करोगे? तो आप बोलोगे अगर किसी ऑर्गन के अंदर गैमेटोजेनेसिस हो रही है, ठीक है, सेक्स हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, तो वो सारे प्राइमरी हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। हाँ, जो मैच्योरेशन ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है वो सब सेकेंडरी हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्लासिफाई कर सकता हूं प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर। किसके बेस पर? अब सुनो, तो हम पहले पढ़ेंगे प्राइमरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होंगे? जहां पर फॉर्मेशन, सीक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन, एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। ये सारे सारे प्राइमरी होंगे। सेकेंडरी कौन से होंगे? सेकेंडरी किसके बेस पे बोलोगे? सेकेंडरी किसके बेस पे बोलोगे? जहां पर मैच्योरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमीट होगा। मैच्योरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमीट होगा, वो सारे के सारे सेकेंडरी होंगे। अच्छा, प्राइमरी की अगर मैं बात करूं, भाई मेल में प्राइमरी कौन सा होगा, फीमेल में प्राइमरी कौन सा होगा, ये तो आप समझ गए होगे। भाई मेल के अंदर टेस्टिस, फीमेल के अंदर ओवरीज। भाई टेस्टिस में सेक्स हार्मोन भी बनते हैं और सीक्रेट होते हैं, और गैमीट का फॉर्मेशन भी होता है। ओवरी के अंदर सेक्स हार्मोन भी बनते हैं, सीक्रेट होते हैं, और गैमीट का फॉर्मेशन भी होता है। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गए मेल और फीमेल में। इसको छोड़ दो तो सारे के सारे सेकेंडरी हैं मेल और फीमेल के केस में। डिवाइड कर देता हूं, मेल में सेकेंडरी कौन से होंगे और फीमेल में सेकेंडरी कौन से होंगे।
भाई मेल में इसको छोड़ के सारी, जैसे टेस्टिस के बाद क्या आएगा, एपिडिडाइमिस, वाज डिफरेंस, इजैक्यूलेटरी डक्ट, जैसे पेनिस। फीमेल के अंदर बात करते हैं तो यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना। ये सब सेकेंडरी में आ गए क्योंकि इनके अंदर ना तो गैमीट बनते हैं, ठीक है, समझ रहे हो, ना सेक्स हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है। हाँ, मैच्योरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है गैमीट के, मैच्योरेशन ट्रांसपोर्टेशन। बस टेस्टिस और ओवरी ध्यान रखने हैं आपको, जहां पर सीक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट होता है। यहां तक कोई डाउट है? ऋतु बेटा बस थोड़ा सा, मैंने बताया ना, थोड़ा सा कोल्ड ही है। हाँ, थोड़ा सा हो जाएगा सही, मौसम चेंज हो रहा है, और कुछ नहीं। विंटर कपड़े, हाँ कपड़े का भी इंतजाम, जैकेट पहनेंगे। अभी कोई नहीं, कमरा बहुत गर्म रहता है क्योंकि इतनी लाइटें होती हैं कमरे के अंदर, हीट अपने आप हो जाती है। चलो, चलो यहां तक आ जाओ, कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब पहला स्टार्ट करना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें मैं पढ़ना क्या क्या है, वन पेयर टेस्टिस पढ़ने, एसेसरी डक्ट पढ़ने, एसेसरी ग्लैंड्स पढ़ने, और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पढ़ने, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे पेल्विक रीजन में होते हैं, पेल्विक नहीं, पेल्विक बोन होती है हमारी नीचे वाली पेल्विक बोन, उस वाले रीजन के अंदर होते हैं, ठीक है। तो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन में लोकेटेड होते हैं, जहां पेल्विक बोन होती है उसके अंदर। और आपके सामने जो मैं पढ़ने, टेस्टिस वन पेयर होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अब पेयर ऑफ टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। एसेसरी डक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको चार मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट बताऊंगा, ऐसी फीमेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट भी होते हैं, वो फीमेल में बताऊंगा। एसेसरी ग्लैंड्स, फीमेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड भी होते हैं, ठीक है, यहां पर भी होते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, फीमेल के केस में भी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं, मेल के केस में भी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं, जो बॉडी के बाहर एक्सटर्नल जगह पे होते हैं, तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एसेसरी डक्ट में मैं चार डक्ट बताऊंगा, और रटी टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर ही होते हैं, समझाऊंगा उसको मैं, ठीक है। इससे कनेक्ट होते हैं वासा, इफ्रेंसिया, और वासा इफ्रेंसिया से कनेक्ट होता है एपिडिडाइमिस, और इससे कनेक्ट होता है वास डिफरेंस। ये चार डक्टें जुड़ी होती हैं, अभी टेस्टिस का डायग्राम बनाऊंगा उसमें चारों आएंगी, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन मेल सेक्स एसेसरी डक्ट। तो आपको चार नाम याद होने चाहिए, रटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। सॉरी, ये चारों आपको याद होनी चाहिए। अभी मैं पूरा डायग्रामेटिकली समझाऊंगा इस चीज को, ठीक है। एसेसरी ग्लैंड के अंदर तीन ग्लैंड आपको पढ़नी है, इसको भी अलग से कराऊंगा मैं, आज तो नहीं होंगे, कल होंगे। इसमें मैं कराने वाला हूं काउपर्स ग्लैंड, सबसे पहला प्रोस्टेट, उससे भी पहले सेमिनल वेसाइकल, ये दो होती हैं, मतलब पेयर में होती हैं। फिर आप पढ़ोगे प्रोस्टेट, ये एक ही होती है बेटा। और फिर इसके बाद आती है
बल्बो यूरेथ्रल, जिसको काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड काउपर्स। ठीक है, ये भी पेयर में होती है, यानी प्रोस्टेट सिंगल होती है, बाद बाकी की दोनों पेयर में होती हैं। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, इसमें आप दो चीजें पढ़ोगे, स्क्रोटम प्लस पेनिस। बस ये आपको टारगेट है मेल का पूरा, यानी ये आपको प्रॉपर डायग्रामेटिकली कंसेप्चुअली ब्रेन में सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ इन सबको सबसे पहले मैं कॉमन डायग्राम में लेकर के आता हूँ, ठीक है, जिसमें लगभग लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कॉमन डायग्राम बनाता हूँ मैं इसका, ठीक है, जिसमें हर चीज इंक्लूड होती है। ठीक है, इसको पहले लिख लो आप, इसको लिखो पहले तो आप, कुछ लिख रहे हो। हेल्थ पर काम कर रहा हूँ, मैंने बताया ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मतलब हेल्थ बॉडी से नहीं होती बेटा, मेंटली होती है। ठीक है, ये समय जो चल रहा है ना, ऐसी कंडीशन है, कई चीजें तो शेयर भी नहीं कर सकता आपसे। ठीक है, हाँ, बट हाँ थोड़ा सा चीजें मतलब बैकग्राउंड में बहुत बढ़िया नहीं चल रही हैं। ठीक है, तो उसका इफेक्ट सीधा हेल्थ पर आता है। हेल्थ पर काम करने से नहीं, अगर आप कुछ भी मत करो हेल्थ पर काम, ठीक है, आप सूखी रोटी खाओ, मेंटली अगर आप हेल्दी हो ना, तो कुछ आप कुछ जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब एक्चुअल में इतने सारे बच्चों से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और यहाँ अकेले भी वर्क नहीं है, वर्क में भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो भी हम किसी पर डिपेंड हैं, किसी सिस्टम के ऊपर। ठीक है, और ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो एक प्रेशर जनरेट हो जाता है कभी कभी। ठीक है, बहुत सारी, हाँ, कभी कभी आपस में भी एक दूसरे की सोच मैच नहीं करती है, तो उसमें गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रेशर होते हैं, तो कभी कभी उसका इफेक्ट सीधा इनडायरेक्टली हेल्थ पर पड़ता है। भाई मैं खुद शॉक्ड हूँ कि सब कुछ चीज़ें ठीक चल रही हैं, पर हेल्थ क्यों नहीं कंट्रोल हो रही। ठीक है, पर कोई नहीं, ठीक है, बस ये है कि कंसिस्टेंसी से लगे रहेंगे तो आज नहीं तो कल बेटर होगा। ठीक है, तो अभी ये है कि दिसंबर आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा समझना होगा। हाँ, तरुण सर ने बहुत तेजी से करा दिया, वो मैं इतना तेजी से कर मतलब मुझे लगता है यार एक तरीके से चलना चाहिए। ठीक है, वो मतलब दिवाली की छुट्टियों में सब में उन्होंने बहुत तेजी से, हाँ, तो हाँ, मेरा स्पीड एकदम कांस्टेंट रहेगी, कंसिस्टेंसी से जो चल रही है वही चलेगी, फ्लक्चुएट नहीं होगी। ये नहीं यूं हो गया फिर यूं हो गया फिर यूं हो गया यूं हो गया, एक कांस्टेंट कंसिस्टेंसी एकदम फिक्स है मेरी। ठीक है, और जब और कोशिश मेरी ये रहेगी कि क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है, कराने को मैं पूरा एनिमल किंगडम, ठीक है, 3 क्लासों में भी करा सकता हूँ, यस, ओनली 3 क्लास के अंदर, पर नहीं, मैं 7 क्लासों में कराऊंगा कम से कम। ठीक है, 6 से 7 क्लास, तो जो है बायोटेक के अंदर जितना एग्जैक्ट लगेगा उतना दूंगा पूरा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पूरा दूंगा। ठीक है, यस, जितना है मतलब मुझे चाहिए। तो मैंने एक चीज सीखी है, बहुत फ्लक्चुएट मत करो, अगर कंसिस्टेंसी से चल रहे हो तो चीजें हो जाएंगी। यहां तक कोई डाउट? जनवरी एंड तक तो नहीं, मुझे लग रहा है मिड जनवरी तक हो जाएगी। ठीक है, मैं दिसंबर तक कर दूंगा। ठीक है, दिसंबर तक का मेरा प्रॉमिस है, पर बाई चांस अगर हेल्थ कोई का कंसेप्ट कुछ रहा ऐसा तो मिड जनवरी जा सकता है, नहीं तो मुझे लगता नहीं है, मैं दिसंबर में कर दूंगा, क्योंकि चालू है अब तो। ठीक है, समझ रहे हो, अभी मेरी क्लास नहीं आ रही थी, अगर मेरी क्लास आ रही होती तो अब तक मेरी चालू हो गई होती। ठीक है, हाँ, तो चालू किसने की इससे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है, कि आप प्रॉपर तरीके से चीजें चल रही हैं उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, अब ये 3 वीक है, इन 3 वीक के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन आधे से ज्यादा हो जाएगा आपका। हाँ, चलो, अब थोड़ा समझना है आपको। ठीक है, मुझे थोड़ा तरीके से लेके चलना है, वो बहुत वो नहीं, हड़बड़ी नहीं करनी है किसी भी चीज़ में, और आपको समझना होगा अच्छी तरीके से चीज़ें। देखो, ये पूरा
स्लाइड यूज हो जाएगा तो मेरे साथ साथ ड्रॉ करना होगा आपको। साउंड प्रॉब्लम्स, क्या साउंड प्रॉब्लम है बेटा? नो। हाँ, प्रीवियस स्लाइड में देता हूँ, पर साउंड प्रॉब्लम मुझे बता दो बस, अगर है तो मैं एक बार को इसको नोट कर लो। फिर मैं पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल वाला पार्ट पूरा बनाने वाला हूँ, ठीक है? उसको मेरे साथ ड्रॉ करोगे। हाँ, उसमें सारे क्वेश्चन, सारी एनसीईआरटी इंक्लूड कर दूंगा। चैनल में स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, जल्दी स्टार्ट कर दूंगा इस वीक के अंदर, ठीक है? कुछ लोगों ने मना कर दिया था कि अभी नहीं करना है, तो मैं ठीक है रुक गया था मैं, ठीक है? बट मैं कर दूंगा, ठीक है? हाँ। साइंस बिहाइंड हेल्थ मैं कर दूंगा प्रॉपर, मतलब पूरा कंसेप्चुअल चीजों को लेते हुए। बेटा अब साउंड प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट। अब देखो, मेरे साथ ही ड्रॉ करना। साथ ड्रॉ करना। स्क्रोटम। स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस। स्क्रोटल सेक। और एपिडिडाइमिस आप यहां बना दो। एपिडाइमिस वाज डिफरेंस ऊपर गई, ठीक है? टेस्टिस। ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपको।
चलो कोई नहीं। अच्छा, हम्म, सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखाना है आपको, है ना? ड्रॉ कर लो इस तरीके से। छोड़ देते हैं इसको। देखो इस तरीके से समझना, स्क्रोटम बाहर है, पेनिस बाहर है, हाफ मैंने बनाया, सेम हाफ स्ट्रक्चर इधर भी होगा, सेम वैसा ही। ये पूरी अंदर वाला पार्ट एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है? ये है पूरी एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, अंदर वाला पार्ट, ठीक है? ये बाहर है, वो बाहर है, और ये सब अंदर वाला पार्ट है। ये पूरी एब्डोमिनल कैविटी है इस तरीके से, ठीक है? तो अब मैं इसको थोड़ा लिख रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, इसको ड्रॉ कर लो मेरे साथ ही। अच्छा, इसमें ठीक है।
एम्पुलरी ग्लैंड दिखा दिया, एक और दिखा दो यहाँ पर। ये सेमिनल वेसाइकल हो गए, ठीक है, ये भी ग्लैंड हो गए सेमिनल वेसाइकल, इसी में ओपन कर रहे हैं। प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल, अरे भाई प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल, ये पूरा स्ट्रक्चर आ गया आपका। अब ठीक है, मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। डायग्राम ड्रॉ कर लिया इतना, पहले ये बताओ डायग्राम ड्रॉ करो, उसको हट जाता हूँ मैं बिल्कुल ही। हट चुका हूं बिल्कुल। ये हाफ पार्ट बनाया है मैंने, एग्जैक्ट हाफ इधर होगा, एग्जैक्ट ऐसी ही एक डक्ट इधर से इधर भी आ रही होगी, तो मैंने हाफ बना के दिखाया है। ऐसा नहीं कि हाफ ही होता है, हाफ इधर भी होगा सेम, पर रिप्रेजेंटेशन हाफ का किया है जिसमें आप जगह को और चीजों में यूटिलाइज कर पाओ। ठीक है, ऐसा ही स्ट्रक्चर इधर भी होगा। चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। डायग्राम ड्रॉ हो गया, डायग्राम ड्रॉ है, ऑल परफेक्ट, साउंड ठीक है। रिवीजन बेटा विनीत, मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दिया है ना ऑलरेडी, अभी 2 ही चैप्टर रिवाइज कराए हैं मैंने, आज तीसरा चैप्टर रिवीजन आज से स्टार्ट है। ठीक है, संकल्प भाई एमडी सर टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, तो उससे वहां से रिवीजन हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलो अब मैं मेंशन कर रहा हूँ सारी चीजें, क्योंकि जगह कम है, इसमें इतनी भी सारी चीजें यूज करनी है। ठीक है, अगर मैं ये बात करता हूं, ये जो ऊपर दिख रहा है इट इज अ स्क्रोटम, टेस्टिस को होल्ड करने वाला स्ट्रक्चर स्क्रोटम। ठीक है, पाउच ऑफ स्किन, और हर एक स्क्रोटम में दो अलग अलग, जैसे मानो एक स्क्रोटम है, समझने की कोशिश करना, मैं हटा दूंगा डायग्राम को, ये स्क्रोटम है, हर एक स्क्रोटम में दो ऐसे ऐसे चैम्बर होते हैं, ये 2 चैम्बर होते हैं, इनको बोलते हैं स्क्रोटल सैक। ठीक है, ईच स्क्रोटम के अंदर 2 स्क्रोटल सैक होते हैं, और हर एक स्क्रोटल सैक में एक एक टेस्टिस होती है, समझ रहे हो। टेस्टिस 1 पेयर होते हैं, और हर टेस्टिस एक छोटे छोटे चैम्बर्स में होती है, इसको स्क्रोटल सैक बोलते हैं। और दोनों स्क्रोटल सैक स्किन के पाउच में होते हैं, उसको स्क्रोटम बोलते हैं, समझ गए होगे ना। तो स्क्रोटम है, ठीक है, ईच स्क्रोटम, टू स्क्रोटल सैक, ईच कंटेन 2 स्क्रोटल सैक। ठीक है, ईच कंटेन 2 स्क्रोटल सैक, ईच कंटेन 2 स्क्रोटल सैक, ईच स्क्रोटल सैक, ठीक है, बियर 1 टेस्टिस, तो भाई 2 स्क्रोटल सैक है तो 2 टेस्टिस बियर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो स्क्रोटल सैक ये वाला है, ये है स्क्रोटल सैक। ये है गुबरनेकुलम, कुछ लिगामेंट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, लिगामेंट नहीं, ठीक है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही टेस्टिस एब्डोमेन कैविटी से स्क्रोटम में आते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में। जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है तो बनते टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर है। ठीक है तो ये टेस्टिस कहाँ होते हैं बेटा, ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, वहां से खिसक के कहाँ जाते हैं, स्क्रोटम के अंदर, तो उसको लाने में हेल्प करता है गुबरनेकुलम। ठीक है,
डायग्राम सीखने की जरूरत नहीं होती बेटा। आप कोई भी थ्योरी आप दे दो, उस थ्योरी को पढ़ो, ब्रेन के अंदर उसकी मैपिंग करो और डायग्राम ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये तो एनसीईआरटी के डायग्राम है सारे, पर डायग्राम ड्रॉ किया जा सकता है कैसा भी। ठीक है, तो गुबर्निकुलम समझ में आ गया। अच्छा, ये क्या है आपकी टेस्टिस। ठीक है, और टेस्टिस के ऊपर जो दिख रहा है ना आपको ये स्ट्रक्चर, ये है एपिडिडाइमिस। एनसीईआरटी ने इसकी पोजीशन भी लिखी है। एपिडाइमिस नीचे वाला पार्ट एंटीरियर हो गया तो ऊपर वाला पोस्टीरियर हो गया। ठीक है, पोजीशन क्या होगी, पोस्टीरियर। पोस्टीरियर पोजीशन होती है एपिडाइमिस की। ठीक है, और एपिडिडाइमिस से एक डक्ट निकल रही है, इस डक्ट को हम बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलेंगे इसको, वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस अकेली नहीं होती, ये वास डिफरेंस एक कॉर्ड की फॉर्म में होती है, कॉर्ड होती है पूरी कॉर्ड। दिखा देता हूँ, ये पूरी कॉर्ड है, यहाँ पर ये पूरी कॉर्ड है, ये पूरी कॉर्ड है, इसमें और भी बहुत सारी डक्ट होंगी, और भी बहुत सारी डक्ट होंगी, मतलब वास डिफरेंस होगी। ठीक है, नर्व होगी, आर्टरी होगी, वेन होगी, समझ रहे हो ना, मेरी मसल्स होंगे, तो सबको मिलाने से कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, पूरी पूरी कॉर्ड जो दिख रही है इसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। और ये एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे घड़े की नेक होती है ना, उसका भी एक नाम होता है, इसको बोलते हैं इनग्विनल कैनाल, स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड है, और इस कैनाल को बोलते हैं इनग्विनल कैनाल। इनग्विनल कैनाल, स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड इनग्विनल कैनाल। क्लियर है बिल्कुल। कौन है, स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या क्या होता है, इसमें बहुत कुछ होगा स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर। इसमें वास डिफरेंस होती है, भाई कॉर्ड तो समझते हो ना, जैसे मैं तुमसे कहूं कि ये एक वायर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये कॉर्ड है। ठीक है, इस कॉर्ड में क्या क्या होगा, इस कॉर्ड के अंदर कई वायर होंगे, कई वायर के मिलने से कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं तुमसे कहूं बेटा, ये कॉर्ड है पूरी, जिसमें वास्ट डिफरेंस तो होगी, पर साथ में आर्टरी, वेन, लिम्फ वेसल्स, नर्व, ठीक है, एटसेट्रा, मसल्स, बहुत कुछ होगा, सबको मिलने से कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इन सब के मिलने से कॉर्ड लाइक एक्सेट्रा लिख रहा हूं, और भी चीजें होती हैं, इन सब के मिलने से कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है, ये कॉर्ड ही स्क्रोटम से सीधे कहां एंटर कर रही है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एंटर कर रही है। क्लियर बिल्कुल, किस कैनाल के थ्रू कर रही है, इनग्विनल कैनाल के थ्रू कर रही है। ठीक है, इनग्विनल कैनाल। ठीक है, जब टेस्टिस की डिसेंडिंग हो जाती है नीचे एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो कैनाल बंद हो जाती है, अपने आप ही बंद हो जाती है। ठीक है, पर कभी कभी छोटे बच्चों में, बड़े लोगों में, किसी भी स्टेज में, ठीक है, ये कैनाल वापस खुल जाती है, इसको बोलते हैं इनग्विनल हर्निया, क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन धीरे से इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाती है। ठीक है, और बहुत पेन होता है,
इसको इन्गुइनल हर्निया बोलते हैं। ठीक है, हर्निया कई टाइप का होता है, मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, छोटे बच्चों में भी होता है, ठीक है, बड़े लोगों में भी होता है, बूढ़े लोगों में भी होता है। हर्निया के 50 टाइप होते हैं। पर मेल के अंदर एक खास हर्निया होता है कि ये कैनाल बंद ना हो पाए या खुल जाए प्रेशर की वजह से, तो आपकी इंटेस्टाइन का एक छोटा सा पार्ट इसमें कभी कभी फंस जाता है और पेन होता है, इसको बोलते हैं इन्गुइनल हर्निया। समझ रहे हो? हाँ, इन्गुइनल हर्निया। तो देखा होगा कभी कभी आपने रेलवे स्टेशन पर कुली को, ठीक है, गमछा रखते हैं, गमछा उठाकर कमर कस लेते हैं बहुत तेजी से, ठीक है। या कभी गल्ला मंडी गए हो जहां पर लोग बोरियां उठाते हैं, बहुत हैवी वेट। छोड़ो, आपने जिम में देखा होगा लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, ठीक है, तो एक बेल्ट बांधते हैं कमर पर, वो इस वाले पार्ट को टाइटली प्रेस कर लेते हैं, गलती से प्रेशर की वजह से खुल ना जाए, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इन्गुइनल हर्निया। तो किसी को इन्गुइनल हर्निया ना हो जाए, समझे? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, मतलब इस कैनाल में टिश्यू भर जाते हैं, अरे खुल जाएगी अगर, तो इंटेस्टाइन थोड़ी पेनिट्रेट करेगी इसमें प्रेशर की वजह से खाना खाने के बाद, ठीक है, तो पेन होता है, इसको इन्गुइनल हर्निया बोलते हैं, ठीक है। तो उससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, ऐसा ना हो जाए तो कमर पर गमछा बांधते हैं कोई भी हैवी वेट लिफ्टिंग या वजन उठाने के लिए, या प्रेशर जब क्रिएट होता है बॉडी पर उसके लिए, ठीक है। तभी तो मैं कहता हूँ कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन लंबे समय से चल रहा होता है, कॉन्स्टिपेशन समझते हो ना? हाँ, प्रॉपर मोशन ना होना, प्रॉपर कह सकते हो पेरिस्टालसिस ना होना, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, बोबल मूवमेंट जिसे कहते हैं, ठीक है, रुक रुक करके होने वाले मूवमेंट, तो उससे उनको मोशन प्रॉपर नहीं होता, तो उनको प्रेशर लगाना पड़ता है, और प्रेशर लगाने की वजह से, लंबे समय तक प्रेशर लगाने की वजह से भी उन लोगों को इंगुइनल हर्निया हो जाता है। यस, तो इंगुइनल हर्निया का ये भी कारण है, समझे? हाँ, कब्ज विकसित हो जाना, बिल्कुल, ठीक है। तो कब्ज आपको पता करना है कि आपको कब्ज है या नहीं, ठीक है। अगर आपको बिना किसी प्रेशर के, ठीक है, मोशन हो रहा है, बैठते ही मोशन हो रहा है बिना किसी प्रेशर के, तो आपको कब्ज नहीं है। मोशन हो रहा है पर थोड़ा प्रेशर डालना पड़ रहा है, तो आपको कब्ज है, ठीक है। हाँ, मोशन, मतलब उस पे ही बहुत बड़ा रिसर्च है, समझ रहे हो ना? हाँ, मतलब किस तरीके से हो रहा है, क्या है, बहुत सारी चीजें डिसाइड होती हैं, ठीक है, क्योंकि इस पर भी एक मतलब पूरी एनालिसिस है, ठीक है। न्यू बॉर्न बेबी में टेस्टिस होते हैं पर एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, ठीक है। हाँ, जब एम्ब्रियो बढ़ रहा होता है, बन रहा होता है, तब वो स्क्रोटम में आते हैं, ठीक है, स्क्रोटम में आते हैं, समझे? हाँ बेटा, ठीक है, फिर ऑपरेशन कराना होता है, कुछ नहीं, सिंपल सा ऑपरेशन होता है, हल्का कट लगाते हैं या एक पैच लगा देते हैं, ठीक है, और जहां पर ये, या इसको फिल कर देते हैं पैच लगा करके, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए, देखो, ठीक है। तो इंगुइनल हर्निया भी क्लियर है, स्पर्मेटिक कॉर्ड भी क्लियर है, वास डिफरेंस भी क्लियर है, एपिडिडाइमिस भी क्लियर है। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। अरे वो छोड़ो, रुक रुक करके होता है, इधर आ जाओ, ठीक है। कोई तुमसे ऑनलाइन में यही दिक्कत है, तुम्हें कोशिश टीचर करता है थोड़ा समझाने की, कंसेप्चुअल, ठीक है, तो तुम्हें फ्रीडम मिल जाती है खूब डट के, ठीक है, कमेंट करने की। ऐसा मत किया करो, मैं समझा रहा हूं तो सोचो कि मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, तुम्हारे सामने बैठा हूं, अब तुम्हें क्या क्वेश्चन करने चाहिए, ठीक है, जेन्युइनली वो क्वेश्चन क्रिएट किया करो, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट है किसी को? बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ यहीं से मिलेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है। स्क्रोटम समझ में आ गया, स्क्रोटम स्किन का एक पाउच होता है, ठीक है, सिंगल स्क्रोटम होता है, और ईच कंटेन टू स्क्रोटस है, ईच नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्क्रोटम एक ही होता है। तो स्क्रोटम में क्या होता है, कंटेन टू स्क्रोटल सैक, ठीक है, सिंगल स्क्रोटम एक ही होता है, कंटेन टू स्क्रोटल सैक, दो स्क्रोटल सैक होते हैं, और ईच कंटेन वन टेस्टिस। अब आगे साइड लिख दो यहां चाहो तो। बस ये चीज मेंशन होनी चाहिए। मैं पहले मसल्स भी लिखता था, भी टेस्टिस देखे होंगे आपने कभी, बॉडी से दूर चले जाते हैं, बॉडी के पास आते हैं, इसके लिए कुछ मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्रेमास्टर और डार्टोस मसल्स।
जो टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, पर अब एनसीईआरटी ने हटा दिया है, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। वास्ट डिफरेंस क्लियर है, स्पर्मेटिक कॉर्ड क्लियर है, इंगुइनल हर्निया क्लियर है। अब आ जाओ, यहां पर क्या हो रहा है, ये वास्ट डिफरेंस आ रही है और यूरिनरी ब्लैडर के संग क्या बना रही है, लूप बना रही है, लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर। ये क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। ठीक है, आगे कहां खुल रही है, कि एम्पुला लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, एम्पुला, एम्पुला। इसमें क्या होता है, स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ स्पर्म। स्पर्म्स यहां पर आकर के स्टोर हो जाते हैं, स्पर्म्स यहां आकर के क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। अब यहां पर स्पर्म स्टोर है, ये ग्लैंड है सेमिनल वेसाइकल, इसमें लिक्विड होता है, ठीक है, जो सीमन बनाने का काम करता है। तो यहां से ये निकलता है, यहां से स्पर्म निकलते हैं इस कॉमन डक्ट के थ्रू। इस कॉमन डक्ट को बोलेंगे इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या बोलेंगे, इजैक्यूलेटरी डक्ट। एक ऐसी डक्ट जो दो डक्टों के मिलने से बनती है, समझने की कोशिश करना। एक कॉमन डक्ट है, ठीक है, इधर से तो आ रहा है, एम्पुलरी डक्ट आ रही है, एम्पुलरी डक्ट आ रही है, इधर से स्पर्मेटिक कॉर्ड की डक्ट आ रही है, दोनों के मिलने से कॉमन डक्ट बन रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, जैक्यूलेटरी डक्ट, क्योंकि यहां पर आ रही है स्पर, ठीक है, ये क्या नाम है, सेमिनल वेसाइकल की डक्ट, यहां से आ रही है एम्पुलरी डक्ट, के मिलने से कॉमन डक्ट बन रही है जो यूरेथ्रा में खुलती है। इसको बोलते हैं जैक्यूलेटरी डक्ट, जैक्यूलेटरी डक्ट। समझते जाना अच्छे से, ये यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब यहां जो ग्लैंड दिख रही है आपको, ये ले लेते हैं, ये सेमिनल वेसाइकल, ये है प्रोस्टेट, तो ये है बेटा काउपर्स या बल्बो यूरेथ्रल। ये तीनों के तीनों मेल सेक्स एसेसरी डक्ट हैं। ये पेयर में होती है, इधर भी सेम ऐसे ही होगी, ये पेयर में ये सिंगल डक्ट है, सिंगल डक्ट है, ठीक है, प्रोस्टेट, ठीक है। तो ओल्ड एज पर प्रोस्टाइटिस, प्रोस्टेट कैंसर बड़ा कॉमन है, ठीक है, समझ रहे हो, हाँ। तो यहाँ तो ये क्या हो गया, ये वाला, ये जो दिख रहा है आपको, सेमिनल वेसाइकल, ये टू होंगे, दो होंगे सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट, सिंगल होगी बल्बो यूरेथ्रल, ये भी दो होंगी। ये तीनों को मिला दिया जाए तो क्या बोलते हैं, मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड। जिनको मैं डिटेल में अलग से पढ़ाऊंगा, डिटेल में, ठीक है। अब आ जाओ, जो पेनिस है, नीचे पेनिस दिख रहा होगा आपको, सेम पूरा मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, पेनिस। तो पेनिस के अंदर आपको ये तो यूरेथ्रा दिख रही होगी, एक तो यूरेथ्रा के अराउंड आपको कुछ, ये तो पूरी यूरेथ्रा है। अच्छा, एक काम करता हूँ, कलर थोड़ा चेंज करता हूँ उसका, जिसको मसल्स दिखा सकते हो तो मसल्स के लिए आप रेड कलर यूज कर लो, दोनों ही मसल्स हैं। हाँ, अब ठीक है। और इसको आप दिखा दो, ग्रीन कलर से दिखा रहे थे हम जो, ठीक है। अब थोड़ा कलर डिफरेंशिएट होगा। देखो, ये दो पिंक और रेड दो मसल्स हैं, ये सिंगल मसल्स है, यूरेथ्रा के अराउंड है, सेम पूरी सिंगल मसल्स होती है, ये पेयर में होती है, किधर होगी, किधर होगी, ठीक है। ये पेनिस को बनाने का काम करती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी
पिंक कलर की है, कॉर्पस कैवर्नोसम, ये लिख देता हूं, कॉर्पस, इसका पूरा डायग्राम बनाऊंगा आगे, और ये है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये टिप ऑफ पेनिस जो होती है इसको हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। इसकी जो स्किन होती है इसको बोलते हैं फोर स्किन। और यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं यूरेथ्रल मिएटस। यूरेथ्रल मिएटस, ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। ये स्किन है जो उसको कवर करके रखती है, फोर स्किन या प्रीप्यूस भी बोल सकते हो। ये सिंगल मसल्स है, सिंगल मसल्स है, यूरेथ्रा के अराउंड होती है, ये यूरेथ्रा है, ये पूरी यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा, इसको हम यूरिनो जेनाइटल डक्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि यहां से सीमन आ रहा है और यहां से यूरिन आ रही है, तो कॉमन डक्ट है, सो इट इज कॉल्ड यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ठीक है। पेनिस को बनाने के लिए दो मसल्स होते हैं, कॉर्पस कैवर्नोसम, ये पेयर में होते हैं, दो होते हैं, पेयर में होंगे। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम सिंगल होती है, इसको मैं अलग से समझाऊंगा डिटेल में। ठीक है। कॉर्पस कैवर्नोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, स्पॉन्जियोसम ही आगे क्या बनाती है? ग्लैंस पेनिस, इसको कवर करने के लिए फोर स्किन। ठीक है। और कैवर्नोसम पेयर में होती है, किधर भी होगी। ठीक है। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो, ये कंप्लीट डायग्राम है, कंसेप्ट आधे इस डायग्राम से ही क्लियर हो जाते हैं। देखो बेटा, प्रोस्टेट कैंसर बड़ा कॉमन है लेट एज में, क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ आज की डेट में तो 40 साल से ऊपर वाले लोगों को भी देखने को मिल रहा है। ठीक है। 50 साल से ऊपर वालों को भी मिल रहा है। ठीक है। बहुत सारे कारण हैं। ठीक है। अगर क्योंकि आप जो डाइट खाते हो उससे इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेटरी डाइट खा रहे हो आप बहुत ज्यादा, और प्रोस्टेट में अगर थोड़ा सा भी इन्फ्लामेशन होता है तो आपकी यूरेथ्रा दबना चालू हो जाती है, प्रेस होना। ठीक है। सूजन आएगी तो प्रेस होगी, प्रेस होने से क्या होता है ना, यूरिन रुक रुक करके आती है। आपकी एक्चुअल में यूरिन का फ्लो और आपके मोशन का, इनसे काफी कुछ आपकी हेल्थ, मतलब काफी क्या मतलब, बॉडी की सारी हेल्थ इन दो पर डिपेंड रहती है। मान लो गट आपकी सही है और ये सही है, तो बहुत कुछ इन्हीं पर डिपेंड है, ध्यान रखना, मैं मतलब डिटेल में बात करूंगा। हाँ, अभी रेडी टेस्ट की डिटेल में बताऊंगा मैं। ठीक है। तो धीरे धीरे प्रेशर की वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उन पर प्रेशर पड़ने की वजह से बेटा उनमें अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है। ये अक्सर कर लेट एज में होता है। यस। तो मेल का बहुत बड़ा कारण डेथ का ये प्रोस्टेट कैंसर है, बहुत बड़ा। अगर तुम देखोगे ना पूरी दुनिया के अंदर, मतलब प्रोस्टेट कैंसर बड़ा कॉमन है, बहुत कॉमन हो गया है, बहुत कॉमन। अभी अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनको भी सेम प्रोस्टेट कैंसर था, आपको पता होगा, जॉय बाइडन। हाँ, अगर किसी को भी प्रोस्टेट की जरा भी दिक्कत है बेटा, इसमें ये दिक्कत होता है अर्ली स्टेज पर, अगर आपने डिटेक्ट कर लिया तो प्रॉपर परफेक्ट ट्रीटमेंट है। पर क्या होते हैं ना, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं वो बताते नहीं है। ठीक है। ये तो सिंपल एक मतलब एक टैबलेट आती है, अगर आप जरा भी मतलब दिक्कत आ रही है यूरिन के अंदर, तो टैबलेट लेते रहो, कोई कभी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तो आप एक सर्जरी से उसको निकलवाई दो, एक अच्छे डॉक्टर, मतलब एक बहुत अच्छे डॉक्टर के थ्रू। और आप केयर नहीं करते हो, नहीं ध्यान देते हो, आपने पीएसए टेस्ट नहीं कराया, नहीं पीएसए टेस्ट सबको कराना चाहिए। ठीक है। 40 साल के ऊपर सबको पीएसए टेस्ट कराना ही चाहिए, तो जाकर के ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर थोड़ा दिक्कत आती है, काफी, थोड़ा नहीं बहुत दिक्कत आती है।
यहां तक कोई डाउट? अरे ये बताओ, ये जो कंसेप्ट लिखी है मैंने वो क्लियर है नहीं? पीएसए, पीएसए टेस्ट होता है बेटा, मैं बताऊंगा अलग से, अलग चीज यहाँ की चीजें नहीं है, ठीक है? हाँ, प्रोस्टेट सीरम एंटीजन होते हैं। अगर प्रोस्टेट में इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा है, कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी है, तो पीएसए लेवल बढ़ा हुआ आएगा बहुत ज्यादा। और पीएसए लेवल अगर 2 और 3 से ज्यादा है तो इट इज अ डेंजरस कंडीशन। 10 से ज्यादा है तो कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी है। चलो, एकदम क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, यानी यहां तक की बात आपकी एकदम क्लियर है स्ट्रक्चर की, क्योंकि बेसिक था। अब एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर बता देता हूं सेम। अब तुम समझ रहे होगे कि भाई ये तो यूरिटर हो गया, यूरिटर तो समझ में आ ही गया आपको, ठीक है? सेमिनल वेसिकल समझ में आ गई। एक ये है मिर्ची से स्ट्रक्चर, जो इजैक्यूलेटरी डक्ट में खुल रही है, यहाँ खुल रही है सीधे। तो भाई यहां से ये भी खुल रही है इजैक्यूलेटरी डक्ट में, सेमिनल वेसिकल भी इजैक्यूलेटरी डक्ट में खुल रही है, ठीक है? इजैक्यूलेटरी डक्ट खुल रही है यूरेथ्रा में, जिसको हम यूरिनो जेनाइटल डक्ट भी कहते हैं, यूरेथ्रा को, ठीक है? अच्छा, इन्होंने दिया नहीं है, ठीक है? 3 ग्लैंड हो गए, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड हो गई एक, तो एक बल्बो यूरेथ्रल जिसको काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है? और तीसरी हो गई प्रोस्टेट। ये 3 मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स हो गए। क्लियर है बिल्कुल? यूरिनरी ब्लैडर और वॉश डिफरेंस तो समझ में आ ही रही है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। पेनिस समझ में आ ही रहा है आपको, यूरेथ्रा समझ में आ ही रही है। ग्लैंस पेनिस, जो टिप ऑफ पेनिस होती है, इसको बोलते हैं फोर स्किन, जो उसको कवर करती है स्किन, वो स्किन का नाम हो गया स्क्रोटम टेस्टी, समझ में आपके आई गए, ठीक है? ये मेन है यूरिनरी ट्रैक, और ये तो आप समझ ही रहे होगे रेक्टम एनस, इसकी ओपनिंग को बोलते हैं। तो डायग्राम में तो कोई डाउट है नहीं, अगर एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम आएगा तो आप कर दोगे। अच्छा, एक डायग्राम और दे रखा है, इसको मैं डिटेल में खुद ड्रॉ करवाऊंगा अभी, ठीक है? ध्यान से देखना, टेस्टिस के अंदर का एक मकड़ जाल है पूरा, इसको मैं प्रॉपर ड्रॉ करूंगा, इसको तब समझ में आएगा। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स दिखा रखे हैं, अंदर चैम्बर्स होते हैं, इसके अंदर ही नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल होता है, इसको रटी टेस्टिस बोलते हैं, ठीक है? ट्यूब्यूल का एक नेटवर्क, इनसे बनती है वासा इफरेंसिया, और इनसे बनती है एपिडिडाइमिस, और ये एपिडाइमिस बनाती है सीधा वास डिफरेंस, और ये वास डिफरेंस खुलती है यूरेथ्रा, जिसको हम यूरिनो जेनाइटल डक्ट बोलते हैं। ये तीनों मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स आ गए, सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल, ठीक है? एक साथ दे दिया हमने। तो डायग्राम क्लियर है, डायग्राम में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनको मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, अलग से डायग्राम समझाऊंगा। अब आ जाओ थोड़ा बेसिक बातें, जैसे टेस्टिस 1 पेयर होते हैं, इट इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है? बता चुका हूं मैं। ओरिजन, मोस्टली ऑर्गन का ओरिजन मेसोडर्मल होता है, बस ये थोड़ा याद करने वाला पार्ट है, इसकी डायमेंशन, ठीक है? ओवल शेप बोलते हैं। लेंथ कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर, एनसीईआरटी में दे रखी है। विड्थ कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर। और वेट कितना होता है? 14 ग्राम। ये एनसीईआरटी की लाइनें याद रखनी है, NCERT याद रखनी है, भूलते हैं बच्चे, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर। पोजीशन कहाँ होती है टेस्टिस? टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती है। क्यों होती है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है स्पर्मेटोजेनेसिस को कराने के लिए, तो बॉडी टेम्परेचर पर स्पर्मेटोजेनेसिस पॉसिबल नहीं है। तो नेचर ने क्या काम किया? टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी के बाहर कर दिया और बोला एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, ये बाहर रहेंगे, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 1-2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, ठीक है? तभी तो ठंडी के टाइम पर टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के पास आ जाते हैं, और गर्मियों में दूर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बॉडी टेम्परेचर से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। यस, इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, यानी कुछ मैमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं। यस, बताता हूं अभी। इन मोस्ट ऑफ द मैमल टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच, जिसको हम क्या बोलते हैं? पाउच को स्क्रोटम। क्या बोलेंगे हम? स्क्रोटम, जिसके अंदर 2 स्क्रोटल सैक होते हैं, ठीक है? और हर एक स्क्रोटल सैक के अंदर क्या होते हैं बेटा? टेस्टिस होते हैं। एक्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटोथीरियंस। प्रोटोथीरियंस में टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। एलिफेंट में टेस्टिस, वेल में टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। सर इनमें क्यों होते हैं? ये भी तो मैमल्स हैं। यस, ड्यूरिंग एवोल्यूशन जिन एनिमल्स ने टेस्टिस के अराउंड एक काउंटर करेंट मैकेनिज्म डेवलप किया, जो टेस्टिस को बॉडी के अंदर रहते हुए भी लगभग बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है,
ठीक है, यानी बॉडी के अंदर है पर उस टेम्परेचर, समझ रहे हो, बॉडी के अंदर के टेम्परेचर पर होते हुए भी इनका टेम्परेचर लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है उस मैकेनिज्म की वजह से। तो ऐसे एनिमल ने टेस्टिस को बाहर नहीं निकाला, ठीक है। हाँ, जो ऐसा नहीं कर पाते उन सब के अंदर टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं, ठीक है। द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर, कितना लो टेम्परेचर, कितना लो, 2 से लेकर के 2.2 to 2.5 डिग्री लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ये किसके लिए नेसेसरी है, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, इसका जरूरी है, ठीक है। तो लेंथ 4 से लेकर के 5 सेंटीमीटर हो गई, विड्थ 2 से लेकर के 3 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। वेट लगभग 14 ग्राम हो गया, क्लियर है बिल्कुल। पोजीशन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, ये ध्यान रखना है आपको, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है। क्यों, क्योंकि उनको लो टेम्परेचर मेंटेन करना है, किनके अंदर, मैमल्स के अंदर, मोस्ट ऑफ द मैमल्स के अंदर। पर कुछ मैमल्स, प्रोटोथीरियंस, एलिफेंट, वेल, इनके अंदर इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं क्योंकि वो अंदर रहते हुए भी लो टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए लो टेम्परेचर असेंशियल है, क्लियर है बिल्कुल, यहां तक कोई डाउट। हाँ, एलिफेंट में अंदर होता है। अब ये ग्लैंड करते क्या है, बल्बो यूरेथ्रल करता क्या है दीपक, ये तो मैं अलग से बताऊंगा ना, अभी एक एक चीज अब स्टार्ट किया है मैंने, अभी तो ओल मतलब ओवरव्यू बताया है मैंने, अब एक एक करके पहले टेस्टिस पढ़ाऊंगा, ठीक है, फिर एक एक चीज, वास डिफरेंस, एपिडाइमिस, ठीक है, फिर मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स पूरा एक अलग से लेके चलूंगा, पेनिस, ठीक है, इन सबको अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है, तब जाके कंप्लीट होगा। यहां तक कोई डाउट है, नहीं, आगे। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में, एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं है पर नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, और उससे पहले भी कई एग्जाम में पूछा गया है, तो थोड़ा ये समझना है। कास्ट्रेशन, इसको ऑर्चिडैक्टोमी कहते हैं, ऑर्ची, ऑर्ची मतलब टेस्टिस के लिए, और टॉमी का मतलब है रिमूव कर देना। ऑर्चिडैक्टोमी, रिमूवल ऑफ टेस्टिस, जैसे वासेक्टोमी, रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस, ट्यूबेक्टोमी, रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। कोलिसिस्टेक्टोमी, रिमूवल ऑफ कोली मतलब गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देना, कोलिसिस्टेक्टोमी कहते हैं। जैसे हिस्ट्रेक्टोमी, हिस्ट्रा मतलब यूट्रस, यूट्रस को कट करके रिमूव कर देना, हिस्ट्रेक्टोमी, क्लियर बिल्कुल। तो टॉमी किसी के भी आगे लगा हुआ है तो समझ लो कट करके रिमूव कर देना। तो यहां क्या लिखा है हमने, ऑर्ची, ऑर्चिडेक्टोमी, यानी टेस्टिस का रिमूवल, क्रशिंग ऑफ टेस्टिस या रिमूवल ऑफ टेस्टिस। सर ये कहां होता है, अब तो आप लोगों ने नहीं देखा होगा, ठीक है, अब तो बहुत हाईटेक चीजें हो गई हैं, तो उस जमाने में मतलब मैंने देखा है, हमारे गांव के अंदर, ठीक है, मतलब बहुत गिने चुने 2-4 लोगों के पास ट्रैक्टर हुआ करता था, ठीक है। हाँ, खेत को जोतने के लिए ट्रैक्टर चाहिए होता है, बहुत कम लोगों के पास था, ठीक है। बैल भी सबके पास नहीं होते थे, किसी के पास एक बैल है, किसी के पास बैल गाड़ी है, किसी के पास हल है। तो जब भी किसी को खेत जोतना होता था, ठीक है, तो भाई एक बैल मेरे पास है, एक बैल उसका ले आते हैं, हल उससे ले लेते हैं, अपने खेत को जोत लेते हैं, फिर वापस कर देंगे, ठीक है। हाँ, हाँ, किसी किसी को भाई जो जिनको जमीनें बहुत ज्यादा हुआ करती थी तो वो ट्रैक्टर रखा रखा करते, जमींदार टाइप के लोग होते थे। एक आम इंसान के पास छोटी मोटी जमीन होती थी, वो हल से इनसे सबके बेचारा अपनी जमीन को मतलब काम कर लेता था, ठीक है, बैलों का यूज करके अपना रोजी रोटी चलाता था, ठीक है, क्योंकि उसका जरूरत, ट्रैक्टर खरीदने की जरूरत ही नहीं है उसको, ठीक है। तो वहां उस जमाने में बैल यूज होते थे, जबकि आज की डेट में आप देखोगे बैल कहीं दिखते हैं आपको, क्योंकि आप दिखते ही नहीं है। बैल बनते कैसे हैं, ठीक है, मैं बताता हूं, ठीक है। जब गाय, ठीक है, मेल बेबी को जन्म देती है, तो उस समय क्या करते थे, जन्म होते ही उनके टेस्टिस को कट करके रिमूव कर दिया जाता था या क्रश कर दिया जाता था। इसको कास्ट्रेशन बोलते हैं। सर इससे फायदा क्या है, क्योंकि बैल बैल समझते हो ना, हाँ, जैसे सांड है, सांड तो समझते हो ना, सांड में टेस्टिस होते हैं, सांड कितना खतरनाक होता है, ठीक है, यस, सामने भी चलेगा उठा के फेंक देगा। अब सांड से तुम कहो कि खेतों को जोतो, सांड से तुम कहो कि कूलू, जो कूलू का बैल कहते हैं ना पहले, हाँ, वो मतलब गन्ने के रस से गुड़ बनाने के लिए ऐसे ऐसे बैलों को घुमाया जाता था उसके चारों तरफ बहुत घंटों तक, ठीक है। तो सोचो, क्या आप सांड को काम करवा लोगे, ये करेगा ही नहीं, सब तोड़ तोड़ के रख देगा सारा का सारा, ठीक है, क्योंकि मैं एग्रेसिव होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, गुस्से वाला, समझ रहे हो। हाँ, तो ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए ये मैकेनिज्म आई, ठीक है, जिसमें ताकत और बढ़ गई, ताकत की कमी नहीं होती, बैल बहुत ताकतवर होता है, ठीक है, जो बड़े से बड़े काम कर लेता है, पर वो एग्रेसिव नहीं होता, समझ रहे हो। हाँ,
मतलब अनकंट्रोल नहीं होता। अनकंट्रोल जैसे सुना भी होंगे, टर्म यूज करते हैं, ठीक है, सांड हो रहा है, सांड अनकंट्रोल, मतलब किसी की बात ही नहीं सुनना है, उठपटांग हरकतें कर रहा है, ठीक है, मतलब तब गांव में लोग कहते हैं सांड हो रहा है ये सांड, ठीक है। तो समझ में आया, फिर उसको समझ दो चार मतलब पिटाई भी होती थी कि वो जो ऐसी हरकतें करेगा पिटे गई। तो उस समय जो सांड होते थे उनको बैल में कन्वर्ट किया जाता था जन्म होते ही, कैसे, उनके टेस्टिस को रिमूव करके, ठीक है। तो कास्ट्रेशन में होता है मेक द एनिमल लेस एग्रेसिव, इसको डोडीसेल कहते हैं, ठीक है, लेस एग्रेसिव को डोडीसेल बोलते हैं। बिकॉज लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डिक्रीज, उनके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कम कर दिया जाता है क्रसिंग ऑफ टेस्टिस करके, यानी बुल कन्वर्ट इनटू बुल ऑक, यानी सांड को बैल में कन्वर्ट करने की मैकेनिज्म को ही हम कास्ट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्ट्रेशन। तो ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने एक बार बता दूं, एक बार आपको बाई चांस ऐसी चीज रिपीट हो जाए, ठीक है। समझ में आया? मम्मी भाई को बोलती हैं अच्छा। तो भाई जब शैतानी करता है, ठीक है, हाँ, तब गुस्से में बोला जाता है ये, ठीक है। सांड का मतलब है अनकंट्रोल, तू बात ही नहीं सुनता, अपनी मन मर्जी का मालिक है, कुछ भी कर देता है, फिर शिकायतें आती हैं, तो ऐसे लोगों को हम फिर बोलते हैं तू सांड हो रहा है, ठीक है। WBC काउंट बढ़ गया, टेंशन मत कर, इन्फेक्शन होगा, इस समय इन्फेक्शन चल भी रहा है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? कास्ट्रेशन समझ में आ गया? चलो आगे। अब आ जाओ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टीज। जैसे मैंने बताया ना, टेस्टीज के अंदर का स्ट्रक्चर समझना होगा आपको कि अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है। क्वेश्चन आप लगाओगे नीट का मिल जाएगा। क्वेश्चन यही था, बुल कन्वर्ट इनटू बिल ऑक, चार ऑप्शन दे रखे थे, उसमें टिक लगाना था कास्ट्रेशन। बुल को बिलॉक में कन्वर्ट करने की मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? कास्ट्रेशन। लास्ट स्लाइड, ये वाली स्लाइड नोट करो। थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन ज्यादा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे तो क्या हो गया, कलर वाइट कर दिया तो? चलो आ जाओ। अब आ जाओ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टीज, अब समझना। तो टेस्टीज का स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूं, ये एपिडिडाइमिस हो गया, ये अंदर का स्ट्रक्चर हो गया, ये कवरिंग ऑफ टेस्टीज हो गई, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा पहले से बना लिया है मैंने, जिससे कि थोड़ा सा टाइम बचेगा। तो डायग्राम ड्रॉ कर लो, डायग्राम ड्रॉ कर लो, सिंपल डायग्राम मैं बता दूं ड्रॉ करना कैसे है। पहले एक अंडाकार स्ट्रक्चर बना लो उस तरीके से। स्ट्रक्चर बनाने के बाद एक स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है। यहां बना लोगे आप एपिडिडाइमिस, एपिडाइमिस हो गया, और यहां पर नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल बन जाएगा, अंदर चैम्बर बन जाएंगे, इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा। कौन है? ठीक है, तो एक डायग्राम ड्रॉ कर लो चाहो तो, नहीं तो फिर बाद में कर लेना, तो अभी चलेगा। नेक्स्ट आ जाओ, अब आ जाओ। सबसे पहले मैं बात करूंगा उसकी आउटर लेयर, आउटर लेयर ऑफ टेस्टिस। फिर बात करूंगा इसकी जो ब्लू कलर की दिख रही है ना, ब्लू वाली लेयर, जो ब्लू वाली लेयर, इसकी बात करूंगा। फिर कंपार्टमेंट के अंदर जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर कंपार्टमेंट के अंदर, इसकी बात करूंगा मैं। तीन लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आउटर लेयर। सबसे आउटर लेयर, इसको बोलेंगे ट्यूनिका वेजिनालिस।
ट्यूनिका मतलब लेयर होता है, ट्यूनिका वेजिनलिस। ठीक है, आउटर लेयर है ट्यूनिका वेजिनलिस। ठीक है, ये इनकम्प्लीट लेयर होती है, कंप्लीट नहीं होती, इनकम्प्लीट। ऐसे पूछ सकता है, इनकम्प्लीट लेयर को क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट लेयर। बस ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आप जो ब्लू कलर के कंपार्टमेंट दिख रहे हैं ना, इस लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका मिडिल लेयर बोलेंगे। पहले तो मिडिल लेयर, मिडिल लेयर लिख देता हूं मैं। मिडिल लेयर, ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया। वीएवी याद रखना, वीएवी, वीएवी, पहले वी आएगा, फिर ए आएगा, फिर वी आएगा। ठीक है, ट्यूनिका वेजिनालिस एल्ब्यूजिनिया मिडिल लेयर है। ठीक है, ये क्या बनाती है? फॉर्म कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट बना रही है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट बना रही है। ठीक है, और एक टेस्टिस में इस तरीके से लगभग 250 कंपार्टमेंट होते हैं। आप जानते हो ये वाली बात? हाँ, ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन ही मैं ऐड कर रहा हूं उसके अंदर ठीक है, ट्यूनिका कौन है यार? तो ये क्या बना रही है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, फॉर्म टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। each testis 250, हर एक टेस्टिस में लगभग 250 लोब्यूल तक होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ सबसे नीचे की लेयर, इसको बोलेंगे सबसे इनर, मिडिल इनर। ट्यूनिका वेस्क्युलरिस, हाईली वेस्कुलराइज्ड लेयर होती है ट्यूनिका वेस्कुलरिस। ट्यूनिका वेस्कुलरिस कहां प्रेजेंट होती है? बिटवीन कंपार्टमेंट या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, प्रेजेंट बिटवीन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, प्रेजेंट बिटवीन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। यहां तक कोई डाउट? 3 लेयर समझ में आ गई होंगी। आपसे पूछेगा टेस्टिस की इनकम्प्लीट लेयर कौन सी होती है? आउटर लेयर होती है। ठीक है, वी ए वी, ये वी का मतलब हो गया वेजिनलिस, एल्ब्यूजिनिया, फिर अंदर की वेस्क्युलरिस। सबसे वेस्कुलर लेयर अंदर ही होगी, बाहर तो होगी नहीं। ठीक है, तो वी ए वी आपको याद रहेगा। ठीक है, और बीच में एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनाती है, जो ईच टेस्टिस में लगभग ऐसे ही 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिनमें कोइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, जिनके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ऐसे 250 कंपार्टमेंट बनाती है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और कंपार्टमेंट के बीच में जो टिश्यू भरे हुए हैं वो है इनर लेयर ट्यूनिका वेस्कुलरिस, प्रेजेंट बिटवीन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो 3 तरह के क्वेश्चंस आपके सामने हैं जो आ सकते हैं। तो जहां जहां ड्रॉ मुझे लग रहा है हो सकता है मैं कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम बच जाएगा, इसमें थोड़ा टाइम बचा लिया है, सुंदर सा बना हुआ है। इतना सुंदर बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे। ठीक है, क्योंकि मुझे एकदम नोट्स चाहिए एकदम नीट एंड क्लीन, मतलब परफेक्ट, एकदम परफेक्शन होना चाहिए। क्योंकि बच्चे अगर नोट्स नहीं भी बना पाते हैं तो कम से कम वो सीधा प्रिंट निकाल करके एकदम परफेक्टली चीजों को कर सकते हैं।
आप अपने हिसाब से थोड़ा डाउन भी बना लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पढ़ना है, यहाँ सारे बच्चों को पढ़ना है, तो मुझे परफेक्शन पूरा रखना पड़ेगा। हाँ, इन लोब्यूल्स के अंदर टिश्यू भरे पड़े ना। अब इन टिश्यू के बीच में ट्यूब्यूल्स हैं, इनको बोलते हैं, अब आ जाओ ट्यूब्यूल्स पे, इनको बोलते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। अंदर कॉइल स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, हाँ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। एनसीईआरटी बोलती है कि हर एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 तक हो सकते हैं। ईच लोब्यूल 1 2 3, 1 से लेकर 3 तक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं इन ईच लोब्यूल। इन ईच लोब्यूल्स, ठीक है। अच्छा, इनसे एक डक्ट निकलती है, डक्ट दिख रही है ना, इनसे सबसे एक डक्ट निकल रही है, इन सारे कैसे मान लो, जैसे एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, दूसरी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है, तीसरी है, इन सब के मिलने से कॉमन डक्ट बनती है, एक कॉमन डक्ट बनती है, कॉमन डक्ट। जो कॉमन डक्ट बनती है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टी। ये दिख रहा होगा ना, कॉमन डक्ट दिख रही है, ट्यूबुलाई रेक्टी, ट्यूबुलाई रेक्टी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ट्यूबुलाई रेक्टी की। और सारी ट्यूबुलाई रेक्टी आपस में मिलकर के एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल बनाते हैं, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल, इसको बोलते हैं रटी टेस्टिस। रटी टेस्टिस, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल, ठीक है। अब सारे नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल मिलकर के कॉमन डक्ट बनाते हैं, कॉमन डक्ट बनाते हैं सब मिलकर के, इसको बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। 10 से 12 होते हैं, जो फ्रॉग में कराए थे मैंने, फ्रॉग में भी 10 से 12 होते हैं, ध्यान रखना। वासा इफ्रेंसिया। और सारे वासा इफ्रेंसिया 10 से 12 हैं, कितने, 10 से 12, 10 to 12। ये मिलकर के कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। 20 फीट लंबी कॉइल हो सकती है एक खोलोगे तो। यस, इसको बोलते हैं कॉइल्ड स्ट्रक्चर को एपिडिडाइमिस। कॉइल्ड स्ट्रक्चर है एपिडिडाइमिस। और यही एपिडाइमिस आगे जाकर के अगेन एक डक्ट बनाता है, इसको क्या बोलेंगे, वास डिफरेंस। और ये वाइस डिफरेंस कहां खुलेगी आगे जाकर के, इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट कहां खुलेगी फाइनली जाकर के, अगर सीक्वेंस बनाओ ना तो पूरा यहां तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां, स्पर्म यहां पहुंचे, यहां से यहां, यहां, और फिर फाइनली यूरेथ्रा। ठीक है, पूरा भाई सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, अंदर क्या हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस।
स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो यहाँ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म हो रहा है, फिर स्पर्म ट्यूबुलर रेक्टी में आ रहे हैं, रेटी टेस्टिस में आ रहे हैं, वासा इफरेंसिया में आ रहे हैं, एपिडाइमिस में मैच्योर हो रहे हैं, फिर वास डिफरेंस जो एजैकुलेटरी डक्ट, और फाइनली यूरेथ्रा में खुल रही है और यू स्पर्म बाहर। यानी पूरा स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस परफेक्टली ब्रेन में सेट हो गया होगा। कहां से ये लेयर्स हो गए, यहां से होता हुआ स्पर्म, यहां से होता हुआ सीधा यूरेथ्रा में। हाँ, ट्यूनिका वेस्कुलरिस सबसे अंदर का पार्ट है, व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का, इन ट्यूब्यूल्स के अराउंड। इनर लेयर ट्यूनिका वेस्कुलरिस प्रेजेंट बिटवीन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बीच में। जो नोट्स नहीं बना पा रहे हैं किसी कारण से, तो प्रिंट निकलवा लो, ठीक है। एक ही पेज पर 4 स्लाइड बहुत अच्छे से आ जाती हैं। अब बताओ, कोई डाउट है किसी को? किंगिंग नहीं हूं बेटा, ठीक है, एक टीचर हूं और तो मैं कोशिश करता हूं कि हर चीज समझा पाऊं अच्छे से, ठीक है। हाँ, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अराउंड जो भी टिश्यू है वो ट्यूनिका वेस्कुलरिस है, ट्यूनिका वेस्कुलरिस है। आगे चलें। अगर मैं टेस्टिस को यहां से कट करके देखूं, इंटरनल स्ट्रक्चर एक और देख सकता हूं मैं, दो फायदे होंगे। यहां से कट करूं, ठीक है, तो अंदर का स्ट्रक्चर देखना चाहता हूं, अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, यहां से ट्यूब्यूल से कट करने के बाद क्या नजर आता है अंदर मुझे। तो इस पर क्वेश्चन बनते हैं अच्छे खासे, ठीक है, तो इसको समझ लेना कि टीएस ऑफ टेस्टिस फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। मैंने ये लिया और ये टेस्टिस के एक पार्ट को कट कर दिया मैंने, ये कट किया, समझना। और इसके अंदर क्या थे, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। एक दिखा दे रहा हूं मैं प्रॉपर बना करके, और भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, 2 से 3 तक हो सकते हैं। तो ये भी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है, ये भी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है। एक को प्रॉपर दिखा दिया है, टीएस ऑफ टेस्टिस है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कट करते हुए। अगर ध्यान से देखोगे तो इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर एक खास टाइप के सेल्स देखने को मिलेंगे आपको, ये ऐसे ऐसे दूरी बना देते हैं, ठीक है, खास टाइप के सेल्स हैं। इसके अलावा इनके बेस पर देखोगे तो और भी कुछ आपको खास टाइप के सेल देखने को मिलेंगे बेस पर। ये सब स्पर्म को बनाने वाले, गैमीट को बनाने वाले सेल्स हैं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। और फाइनली ये सेल जो होते हैं ये करते क्या है, ये गैमीट को मैच्योर करते हैं। जब गैमीट मैच्योर हो जाते हैं, स्पर्म मैच्योरेशन इन्हीं के अंदर, ये मैच्योर हो गए, ये न्यूट्रिशन दे रहे हैं, मैच्योर कर रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहा है गैमीट को, ठीक है। तो ये हो गए सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। इसमें 2 टाइप के सेल दिख रहे होंगे आपको, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल। इसमें आपको एक तो दिख रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया, इनसे स्पर्म बनते हैं। और एक दिख रहे हैं आपको यहां पर सर्टोली सेल,
सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल ये अंदर दिख रहे हैं आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनते हैं? इनसे बनते हैं स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड बनते हैं पहले, स्पर्मेटिड्स, और फाइनली स्पर्मेटिड से बनते हैं स्पर्मेटोजोआ इन स्पर्म। ये प्रोसेस है पूरी की पूरी, ठीक है। अब बात करूंगा इसके बाहर क्या है। यहां पर कुछ सेल देखने को मिल रहे हैं, ये सेल दिख रहे हैं ना आपको, ये ये लिडिक सेल्स हैं, लिडिक सेल्स। इस बाहर वाले स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। बाहर वाले स्पेस को हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे, जिसके अंदर सब चीजें होती हैं। और इंटरस्टिशियल स्पेस में आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखने को मिल रहे हैं, इसमें आपको लिडिक सेल भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें लिडिक सेल्स होते हैं। इनको इंटरस्टिशियल सेल भी कह सकते हो, या इंटरस्टिशियल सेल। ये हो गए, ठीक है। ये इसी स्पेस में देखने को मिलते हैं। प्लस यहां पर ब्लड वेसल्स भी हैं, लिम्फ वेसल्स भी हैं, एटसेट्रा। ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, ये सब चीजें इसी में देखने को मिलेंगी आपको। प्लस इसके अलावा लिम्फ वेसल्स भी हैं। और जहां पर लिम्फ होगा वहां डब्ल्यूबीसी होंगे। डब्ल्यूबीसी में स्पेशली यहां उनको बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल बोलते हैं। ये एक तरीके से डब्ल्यूबीसी है, क्योंकि लिम्फ है तो डब्ल्यूबीसी होंगे। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में आपको लिडिक सेल्स मिल रहे हैं, यहां पर आपको ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, मतलब इम्यूनोलॉजिकल कल कॉम्पिटेंट सेल, जो कहीं ना कहीं मतलब इम्यूनिटी का पार्ट है, ठीक है। इनको हम इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल को डब्ल्यूबीसी भी कह सकते हैं। ये सब आपको इंटरस्टिशियल स्पेस में मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, लिडिक सेल क्या काम करते हैं? लिडिक सेल का मेन फंक्शन क्या है? लिडिक सेल, इंटरस्टिशियल सेल, ये क्या रिलीज करते हैं? रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरोन, जिसको मैं एंड्रोजन भी कहते हैं। मेल सेक्स हार्मोन है। कहां से निकलता है? लिडिक सेल से। ऐसी सर्टोली सेल क्या रिलीज करते हैं? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। क्लियर है बिल्कुल? हाँ। अच्छा, ये समझ में आ गया सर, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ में आ गया, सीक्रेशन समझ में आ गया। लिडिक सेल, इंटरस्टिशियल सेल हार्मोन रिलीज करते हैं, और सर्टोली सेल स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज करते हैं। हार्मोन क्या काम करता है? ये हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है। यही एंड्रोजन क्या कराते हैं? स्पर्मेटोगोनिया को स्पर्मेटिड में कन्वर्ट करते हैं। अब स्पर्मेटिड को मैच्योर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर की। वो कौन करेगा? वो ये करेंगे। यानी सर्टोली सेल और लिडिक सेल मिलकर के स्पर्म को बनाने का काम करते हैं, दोनों मिलकर के, ठीक है। दोनों मिलकर के। अच्छा, आप
इंटरस्टिशियल सेल को कौन बताता है कि भाई टेस्टोस्टेरोन को निकालो, मैच्योरिटी आ गई, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस चालू हो गई, स्पर्म बनाने हैं। और इनको कौन बताता है कि भाई स्पर्म को मैच्योर करो? तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपका ब्रेन यानी पिट्यूटरी रिस्पॉन्सिबल होती है। ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी, ये आपकी पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी के अलावा भी हाइपोथैलेमस उससे जुड़ा होता है, हम बता चुके हैं आपको हाइपोथैलेमस। और ये जुड़ा होता है पिट्यूटरी से। और आपको पता होना चाहिए कि हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जो पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, उसका नाम है GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तब जाके पिट्यूटरी दो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज करती है, एक तो करती है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एक करती है FSH, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहता है सर्टोली सेल से कि भाई तुम्हारा समय आ गया, चालू हो जाओ। और LH लिडिक सेल से कहता है कि भाई तुम्हारा समय चालू आ गया कि तुम हार्मोन निकालो। यानी हाइपोथैलेमस GnRH गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन की हेल्प से पिट्यूटरी को बोलता है, तब ये LH के थ्रू इसको एक्टिवेट करके इसको निकालती है, ये चालू हो जाता है। ये FSH के थ्रू इसको निकालती है, तब मैच्योरेशन होता है, तब जाकर के स्पर्म बन पाते हैं। यानी स्पर्म के बनाने में, हाँ स्पर्म के बनाने में आप समझ रहे हो, हाइपोथैलेमस का भी रोल है, पिट्यूटरी का भी रोल है, और इससे निकलने वाले LH FSH का भी रोल है, ठीक है। और टेस्टिस के लिडिक सेल का भी रोल है और सर्टोली सेल का भी रोल है, तब जाकर के ये स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाती है, स्पर्म बन पाते हैं। यहां तक कोई डाउट है? यस, सर्टोली सेल डेवलपिंग जो स्पर्म होते हैं उनको न्यूट्रिशन या नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं, बिल्कुल सही। क्या होगा भाई? ओके, एनी डाउट? कास्केट सिस्टम तो नहीं बोलोगे, पर हाँ मतलब कास्केट सिस्टम के अंदर हर प्रोडक्ट एक्ट एज अ कैटालिस्ट, पर ये सब चीज जुड़ी हुई हैं बिल्कुल। यानी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बोलेगा GnRH के थ्रू, और एक भी हार्मोन निकलना बंद हो गया तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। पिट्यूटरी LH निकाल रही है जो इंटरस्टिशियल सेल से टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन निकलवा रहा है, FSH निकाल रही है जो सर्टोली सेल से स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर निकलवा रहा है। यहां तक कोई डाउट है? BMS नहीं बेटा, यूरिटर यूरेथ्रा में ओपन नहीं करता, यूरिटर यूरिनरी ब्लैडर में ओपन करता है, समझ रहे हो? हाँ, और इजैक्यूलेटरी डक्ट यूरेथ्रा में ओपन करती है। ठीक है, अब कंसेप्ट समझ में आया होगा आपको एग्जैक्ट एक्चुअल में है क्या। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। कुछ भी डाउट है तो एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है, ये है, तो बताने चाह रहे हैं कि इंटरस्टिशियल सेल एनसीईआरटी के हिसाब से कहां पर है, स्पर्मेटोगोनिया कहां है, स्पर्मेटोजुआ कहां है, सर्टोली सेल का, इन चारों की पोजीशन ध्यान रखना। इंटरस्टिशियल सेल बीच में है, स्पर्मेटोगोनिया ये है, स्पर्मेटोजोआ ये है, सर्टोरी सेल यहां दिखा दो बीच में ये है।
ये आपको पता होना चाहिए। ये मैंने डायग्राम बनवा दिया है आपका अच्छे से, ठीक है, पर एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, इसमें दो चीजें आती हैं एक्सटर्नल, इसमें स्क्रोटम और पेनिस। तो स्क्रोटम तो स्किन का पाउच है, बता चुका हूं। पेनिस मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है। पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू, स्पेशल टिश्यू। अब कौन कौन से दो स्पेशल टिश्यू थे, जरा बताओ, वो स्पेशल टिश्यू कौन से थे, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है। अभी बता के चुका हूं मैं आपको, एक कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, एक कॉर्पस कैवर्नोसम। स्पॉन्जियोसम और कैवर्नोसम दैट हेल्प इन इरेक्शन। इन दो टिश्यू की वजह से ही इरेक्शन हो पाता है पेनिस, पेनिस के अंदर, ठीक है, इरेक्शन ऑफ पेनिस। और जब इरेक्शन होगा तब जाकर के इनसेमिनेशन होगा, यानी पेनिस फीमेल ट्रैक में एंटर करेगा और सीमन को रिलीज करेगा। समझ में आया? अगर ये टिश्यू नहीं होते, स्पेशल टिश्यू नहीं होते, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम और कैवर्नोसम, तो इरेक्शन पॉसिबल नहीं था। इरेक्शन पॉसिबल नहीं है तो इंसेमिनेशन पॉसिबल नहीं था, ठीक है। द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस, इसको हम ग्लैंस पेनिस कहते हैं, बता ही चुका हूं मैं आपको। जो कि स्किन से कवर्ड होता है, स्किन को हम प्रीप्यूस या फोर स्किन कहते हैं। अब इन दो टिश्यू को समझना चाहते हो तो मैं ऐसे दिखा सकता हूं, और पूरा हमने डायग्राम बना दिया है। देखो, ये तो हो गया आपका ये तो हो गया आपका कैवर्नोसम। मैं दिखा देता हूं आपको। स्पॉन्जियोसम एक ही है, ये सिंगल टिश्यू है, यूरेथ्रा के अराउंड होता है, सिंगल होता है। जबकि ये पेयर में होते हैं, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। इसको अगर मैं इसका ट्रांसफर सेक्शन दिखाना चाहूं तो बना सकता हूं आपको, और अच्छे से याद हो जाएगा चाहो तो। ये पेनिस है, ये आ गया स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरीके से होगा। ये ब्लड वेसल्स हैं इसके अराउंड, सेंटर में यहाँ यूरेथ्रा होती है। ठीक है, ऐसे याद रखो, ये पेनिस है। ये डोर्सल साइड है तो नीचे वेंट्रल साइड है, ध्यान रखना। ये हो गया कॉर्पस कैवर्नोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। डोर्सल वेंट्रल समझ, ये ह्यूमन है और ये इसका अगर पेनिस है, तो पेनिस का ऊपर वाला डोर्सल हो गया, तो नीचे वाला क्या होगा, वेंट्रल, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया कॉर्पस कैवर्नोसम। वन पेयर होते हैं, सिंगल नहीं होते, वन पेयर। पहले पोजीशन क्या होगी, डोर्सल साइड पर, ठीक है, वन पेयर होंगे, डोर्सल साइड पर होंगे, डोर्सल पोजीशन। किसके अराउंड होंगे, ब्लड वेसल्स के अराउंड, ब्लड वेसल्स के अराउंड प्रेजेंट
around blood vessels. Both are responsible for erection. Erection of penis. भाई पेनिस के अंदर इरेक्शन के लिए मस्कुलर टिश्यू चाहिए, तो उसमें दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, यही पूछा गया है। कौन कौन से मस्कुलर टिश्यू, स्पेशल टिश्यू अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इरेक्शन ऑफ पेनिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कैवर्नोसम, स्पॉन्जियोसम, बोथ। ये स्पॉन्जियोसम, ये सिंगल होते हैं। मिड वेंट्रल पोजीशन है, मिड वेंट्रल, सेंटर में, ठीक है। प्रेजेंट अराउंड यूरेथ्रा। और एक और क्वेश्चन आ गया, इनमें से कौन सी टिश्यू ऐसे हैं जो आगे आगे ग्लैंस पेनिस बनाएंगे? तो ग्लैंस पेनिस वही बनाएगा जो यूरेथ्रा के अराउंड होता है, और जो सिंगल होता है वही बनाएगा, ठीक है। तो स्पॉन्जियोसम हो गया। बस पोजीशन तुम्हें पता होनी चाहिए, कौन सी पोजीशन कहां पर है, कौन पेयर में है, कोई कौन सिंगल है, ठीक है। और ये यूरेथ्रा होगी, ये वाली सेंटर वाली यूरेथ्रा है। अब बताओ, इसमें कोई डाउट? बस आज इतना ही कराऊंगा। यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां तक कोई डाउट है? अब इसमें दो चीजें बची हुई हैं कि पेनिस का इरेक्शन कैसे होता है, ठीक है। हाँ, इरेक्शन कैसे होगा इसके अंदर, ठीक है। और इजैक्यूलेशन की मैकेनिज्म क्या है? तो कल मैं इरेक्शन और इजैक्यूलेशन कराऊंगा, फिर मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड कराऊंगा, ठीक है। और फिर फीमेल वाला पार्ट में स्टार्ट कर दूंगा कल, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। बहुत आराम से करा रहा हूं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हम डिलीट करते हैं, कल कराएंगे, ठीक है। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट शाउट? अरे कॉर्पस लिख दो, अगर लिख गया होगा तो उसको सी कर दो, क्या है यार। लोग कहाँ हैं? इसमें नहीं है, यहां पर नहीं है। कौन सी स्लाइड है? सी कर दो। एस लिख गया, इसको सी कर दो, लिख गया होगा। स्पॉन्जियोसम लिख रहा हूँ, एस वहां आ गया होगा। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस कैवर्नोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। नोट्स साथ साथ बना लेना, जो नहीं बना रहे हैं वो प्रिंट करा लेना। नोट्स मैं अपनी तरफ से बिल्कुल परफेक्ट बना के दे रहा हूं, जिससे कोई चीज तुम्हारी छूट ना जाए, ठीक है। और इस तरीके से डिजाइन किए हैं कि एकदम कंसेप्चुअल सेट हो जाए। कल मैं रिवीजन भी कराऊंगा इनका एक बार, और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और कल फीमेल वाला पार्ट लगभग लगभग आधा हो जाएगा, क्योंकि उसमें ज्यादा नहीं है। हाँ, फीमेल के अंदर oogenesis बहुत समझने का है, मेंस्ट्रुअल साइकिल समझने का है, वो समझने वाले पार्ट हैं, ठीक है। वो परसों होंगे। परसों मैं आपका मेल और फीमेल वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर दूंगा विद गैमीटोजेनेसिस, समझे? तो आज जितना करा दिया उसको कंसेप्चुअल करना। और रिवीजन सीरीज आपकी चल रही है, उसमें आज का टारगेट मैं आपको दे चुका हूं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एनिमल्स, और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो बेसिक डायग्राम है, हाँ, उतना आप आज कर लेना, ठीक है। जिससे कि कल हम टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, जक्स्टाग्लोमेरुलर वाला पार्ट और यूरिन फॉर्मेशन मैकेनिज्म वाला पार्ट पूरा कर लें, ठीक है। चलो, ओके, बाय, मिलते हैं अब कल सेम टाइम, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। रिवीजन एक महीने में तुम संग मेरे संग चलते रहे ना, तो लगभग एक महीने 6 दिन के अंदर
पूरा 11th आपके ब्रेन में सेट होगा। बहुत ज्यादा टाइम नहीं मांग रहा हूं आपसे, बहुत थोड़ा टाइम, ठीक है। पीपीटी पीपीटी तुरंत अपलोड कर रहा हूं, तुरंत।